हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ हमारा एक एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। आपने कई बार ये एक्ट पढ़ा होगा, बट आज मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि जिस तरीके से मैं ये एक्ट पढ़ाऊँगी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस एक्ट में मैं आपको एक्ट के साथ साथ इस एक्ट के केस लॉ भी करवाऊँगी। ठीक है, तो लेक्चर को स्किप मत करना, पूरा लेक्चर देखना, क्योंकि अब एपीएफसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। और तो आई थिंक अगर केस लो आ गए एपीएफसी के एग्जाम में तो ये लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, एएलसी के एग्जाम में केस लो मेंशन थे ही नहीं सब्जेक्ट में, लेकिन एएलसी में भी केस लो दिए गए थे। तो अगर आप एक्ट कर रहे हो तो एक्ट के साथ साथ केस लो करना भी मस्ट हो जाता है। इस एक्ट में, पेमेंट ऑफ वेजेस में, मैं आपको प्रॉपर हिस्ट्री भी बताऊंगी कि क्या हिस्ट्री थी, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, क्या रीजन था कि पेमेंट ऑफ वेजेस को लाया गया। हिस्ट्री मैं आपको पीपीटी से पढ़ाऊंगी, फिर हम मूव ऑन करेंगे डायरेक्ट बेयर एक्ट। बेयर एक्ट से मैं आपको लाइन बाय लाइन और जितने भी सेक्शन होंगे, जिस सेक्शन के साथ जो केस लो हुआ होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो पहले अपना एक नोटबुक ले लो और पेन ले लो, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री के नोट्स पीपीटी मैंने बना दी है, बट जब मैं केस लो बोलूंगी उसके नोट्स मैंने नहीं बनाए, वो आप खुद लिखो। बनाने के लिए तो मैं बना देती, बट अगर आप खुद लिखोगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। अच्छा, क्या आप जानते हो आज से लगभग 90 साल पहले क्या था कि जो मजदूर होते थे ना, उनको महीनों तक सैलरी ही नहीं मिलती थी। कभी 2-3 महीने बाद सैलरी मिल रही है, कभी आधी सैलरी काट ली, कभी इसको क्या दिया कि सैलरी के बदले में सामान ले जाओ। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रक सिस्टम। क्या था? ट्रक सिस्टम। मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि ट्रक सिस्टम था। कैश की जगह राशन और सामान ले लो और उसका पैसा हम तुम्हारी मजदूरी से काट लेंगे। यानी कि क्या हुआ, मजदूर तो हमेशा मालिक की दया पर ही निर्भर रहेगा। ठीक है, इसी शोषण को खत्म करने के लिए आया था हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अब हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या हुआ था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। Evolution of concept of wages in India. In the earlier days, the imposition of fine was a fairly जर्नल प्रैक्टिस इन फैक्ट्री एंड रेलवे। जर्नल जो फाइन था ना, उन्होंने जर्नली क्या कर दिया था, जब मर्जी थोप दिया, किसी भी एम्प्लॉय पे भी लगा दिया। देयर यूज टू बी अदर डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस पे टू द वर्कर। वर्कर्स को जो वेजेस दे रहे हैं उसमें डिडक्शन लगा दी। ठीक है, सच एज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ऑन पेमेंट, चैरिटी सिलेक्टेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपने आप ही कुछ भी बोल देता था कि तेरा मेडिकल एक्सपेंस है, ये है, या ढिमकाना ढिमकाना कुछ भी लगा देता था। कोई यूनिफॉर्मिटी थी ही नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं था। अब देखो मैं आपको बताती हूँ। 1850 1850 के बाद क्या हो रहा था। 1850 के बाद इंडिया में रेलवे थे। ठीक है, रेलवे थे, रेलवे थे, कोयल माइन थे, टेक्सटाइल थे, जूट मिल थी, प्लांटेशन थे। ये सब थे, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अब ये तेजी से बढ़ रहे थे तो डेफिनेटली बहुत सारे वर्कर्स भी होंगे, लेकिन उन सब की प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी उनकी सैलरी का ना मिलना। ठीक है, सैलरी नहीं मिलती थी। सैलरी क्या करते थे, सैलरी कई मंथ तक डिले कर दी, विदाउट एनी रीजन डिडक्शन कर दिया। ट्रक सिस्टम तो उन्होंने ऐसे लगा रखा था। ट्रक सिस्टम का यहाँ पे मतलब था कि नगद की जगह मजबूरी में सामान ले लो और उसका पैसा हम तुम्हारी सैलरी से काट लेंगे। एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल है इसका आसाम। ओ, ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी। आसाम, आसाम टी प्लांटेशन, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या था, ठीक है, इसमें क्या था, आसाम टी प्लांटेशन में वर्कर को कैश देने की जगह वो राशन का ट्रंक दे दिया जाता था और सैलरी में से 20 रुपए काट लिए जाते थे।
ठीक है, मान लो, ठीक है। मजदूर कभी भी अपना कैश देख ही नहीं पाता था कि कैसे मेरी सैलरी मिलेगी। अब क्या करते थे, मजदूरों को गुस्सा आया, भाई हम काम कर रहे हैं, हमारे काम के बदले में तुम हमें पैसे दो ना, तुम हमें सामान क्यों दे रहे हो, और सामान के भी तुम हमारी सैलरी में से 20 रुपए भी काट रहे हो। तो ये था ट्रक सिस्टम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 1920 तक सारे मजदूर यूनाइट होने लगे, ठीक है। रेलवे और मिल्स में स्ट्राइक हुई, लेबर यूनियन ने जोर से डिमांड की, सैलरी टाइम पे दो, सैलरी टाइम पे दो, बिना इलीगल कट के दो। अब भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा भला क्यों चाहेगी, क्यों चाहेगी, बिना किसी रीजन के तो चाहेगी नहीं। उस टाइम पे रेलवे था, प्रोडक्शन था, अब स्ट्राइक होगी तो प्रोडक्शन रुकेगा, प्रोडक्शन रुकेगा तो रेलवे में उनका ब्रिटिश का माल नहीं जाएगा, ठीक है, उनका काम ठप होगा ना। अब उन्हें लगा कि अगर हमने इनके लिए कुछ नहीं किया ना तो ये तो हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाएंगे। इसलिए क्या हुआ, इसलिए रॉयल कमीशन ऑफ लेबर आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब समझ में आ गया था, अगर टाइमली पेमेंट नहीं हुई ना तो प्रोडक्शन रुक जाएगा और लॉ और ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्या होता है, 1929 में ये सारी चीजें आपको लिखनी है अपने नोट में। 1929 में क्या होता है, रॉयल कमीशन बनी, क्या बनी, रॉयल कमीशन, ये देखो, द रॉयल कमीशन। The Royal Commission examined the delay in the payment of wages and the practice of deduction from the wages of an employed person. उसने क्या देखा, उसने देखा अरे डिडक्शन क्यों हो रही है, क्यों ये काट रहे हैं, ठीक है। कब बनी थी, 1929 में, ठीक है, 1929 में बनी। फिर इसने, इसका चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे जे एच वाइटली, ठीक है, जे एच वाइटली, जे एच वाइटली थे। उन्होंने 1931 में इसकी रिपोर्ट बना दी। अब 1929 से लेके 2 साल लगे रिपोर्ट वगैरह बनाने में और सबमिट करने में। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में क्या बोला गया, एक तो सैलरी, सैलरी तो कभी टाइम पे मिलती ही नहीं है इन लोगों को, ठीक है। ट्रक सिस्टम, इससे शोषण कर रहे हैं, अनऑथराइज डिडक्शन कर रहे हैं, ये बोला, ठीक है। और इसने रिकमेंडेशन दी, रॉयल कमीशन ने, एक लॉ बनाओ जो मजदूर को टाइमली और फुल वेजेस दिलवा सके, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। फिर क्या हुआ, कमीशन की रिपोर्ट के बाद बिल को ना 1935 में असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो एम्प्लॉयर थे, इंटरलिस्ट थे, वो बोलने लगे ये तो अननेसेसरी इंटरफेयर है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, हम जाने, हमारे मजदूर जाने। लेकिन मजदूर एजुटेशन और पॉलिटिकल का दबाव बना हुआ था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से बिल पास हो गया। और ये पास हुआ 23 अप्रैल 1936 को, ठीक है। और ये अनेक्ट हुआ 28 मार्च 1937 को। नोट डाउन करते चलना सब कुछ। इनिशियली किस पे लागू हुआ था, रेलवे पे, फैक्ट्री पे और कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्री पे, ठीक है। सारी चीजें अगर मैं पीपीटी में लिख दूंगी ना, मुझे पता है कोई भी एक स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंट लिख दिया, जो मेन चीज है वो आपको खुद लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 में पास हो गया, ठीक है, 1936 में ये पास हो गया। और इसने क्या किया, पेमेंट ऑफ वेजेस जो सर्टेन क्लास एम्प्लॉयड है उनको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शन के, कोई अनऑथराइज डिडक्शन नहीं होगा। ये कहाँ हुआ, होल ऑफ इंडिया। ये कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 1 सब क्लोज 2। अब इसके एक्ट के प्रोविजन भी क्या थे जब ये पास हुआ था। उन्होंने कहा था वेज पीरियड एक तो मैक्सिमम 1 मंथ होना चाहिए, पेमेंट टाइम अगर 1000 से कम वर्कर है तो 7 दिन, 1000 से ज़्यादा है तो 10 दिन में पेमेंट कर दो। किसी का टर्मिनेशन होता है तो 2 दिन वर्किंग डे बस, ठीक है। और ऑथराइज डिडक्शन अलाउ है, सिर्फ ऑथराइज डिडक्शन में क्या क्या आया, पीएफ, टैक्स, फाइन और लोन। और फाइन के लिए स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बनाए गए कि आप नोटिस लगाओगे, शोकोज नोटिस दोगे, लिमिट 3% होगी। शुरुआत में ये एक्ट किस पे लागू था, जब ये एक्ट बना था तब की बात कर रही हूँ, जिनकी सैलरी 200 रुपये से कम थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, टाइम बीतता गया, इसकी वेज लिमिट बढ़ती गई, ठीक है। अब आपको मुझे इसकी वेज लिमिट बतानी है। चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये हो गया हमारा, ये देखो, अब ये मैंने वही मेंशन किया है जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि रिकमेंड बाय रॉयल कमीशन, ठीक है। कब फोर्स में आया ये,
ऑन सेम ग्राउंड, और सेम ग्राउंड में महाराष्ट्र पेमेंट ऑफ वेजेस रूल भी पास हुआ था 1963 में। इस एक्ट के कितने पार्ट है? इस एक्ट के हैं 3 पार्ट, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या है? रेगुलेशन एंड पेमेंट ऑफ वेजेज है। पार्ट 2 में स्पेसिफाई है अंडर विच डिडक्शन किसमें होगा, और प्रोवाइड मशीनरी इन्फॉर्मेशन क्लेम के लिए। तो इसमें 3 पार्ट है। इतना समझ में आया आपको? अब मैं आपको बताऊंगी इसकी केस लो। इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन बताऊं या पहले केस लो बताऊं? चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। In various states, the act has been extended to shop and establishment also. Shop and establishment में भी ये extend किया गया। Act does not apply to person whose wages 1600 रुपए पर मंथ। 1600 रुपए उस टाइम बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। लिमिट रेज की गई इसकी, पहले 1000 थी, फिर की गई 1600। कौन सा अमेंडमेंट से? 1982 के अमेंडमेंट से, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आ गया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये मैंने ये स्लाइड दोबारा ऐड हो गई है, तो इसको आप बड़ा सा क्रॉस मार लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का? टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेज सर्टेन क्लासेस पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री, ठीक है। रेगुलेट करना पेमेंट, कोई डिडक्शन ना हो और टाइम से पेमेंट मिल जाए। सिंपल सा, इस कहानी से तो समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट क्या था, है ना। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? हमारी हिस्ट्री यहीं खत्म होती है, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगी बेयर एक्ट से। अब हम मूव करेंगे बेयर एक्ट पर। बस 1 मिनट दीजिए, मैं बेयर एक्ट लगाती हूँ, ठीक है। लो, चलो अब हमारा आ गया बेयर एक्ट। पहले देख लेते हैं इसमें टोटल कितने सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन सेक्शन देखते हैं कितने सेक्शन है टोटल इस एक्ट में। इस एक्ट में टोटल सेक्शन है 26, ठीक है, 26। अब चलो अब हम बेयर से स्टार्ट कर देते हैं। और ये मैंने आपको डेट बताई दी है, कब एनेक्ट हुआ था, कब नहीं हुआ था। ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको बताया। ऑब्जेक्टिव क्या था? पेमेंट ऑफ वेजेस सर्टेन क्लासेस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या कह रहा है? शॉर्ट टाइटल एक्शन कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दिस एक्ट मे बी कवर्ड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इट एक्सटेंड ऑफ होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। और ये फोर्स में आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में डेट मेंशन करके देती है, ठीक है। देखिए अब आगे। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 1 मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये। चलो अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 1 में ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। इट अप्लाई इन फर्स्ट इंस्टेंस टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री। फैक्ट्री में एप्लीकेबल है, रेलवे में एप्लीकेबल है, ठीक है। और कुछ फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है। वो इंडस्ट्रीज भी मैं आपको दिखाती हूँ। इंडस्ट्रीज इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। फैक्ट्री में एप्लीकेबल है, ठीक है। फैक्ट्री में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, फैक्ट्री में एप्लीकेबल है। फैक्ट्री में एप्लीकेबल है ना। फैक्ट्री में, रेलवे में, ठीक है। रेलवे में आइदर डायरेक्ट या सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है, सब में एप्लीकेबल है ये। और ये आपका कुछ इंडस्ट्री होती है जैसे ट्रामवे सर्विस हो गई, एयरपोर्ट हो गई, डॉक हो गई, जेटी हो गई, इनलैंड वेसल्स, माइन, प्लांटेशन, वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सभी पर एप्लीकेबल है। और इसकी वेज लिमिट क्या है? इसकी वेज लिमिट है 24 के। 24 के मतलब 24 है, ठीक है। 24,000 ये किसने पब्लिश किया था? 24,000 ये पब्लिश हुआ था नेशनल सैंपल सर्वे कंज्यूमर इंडेक्स, ठीक है। ये यहाँ से पब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कब चेंजेस कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर सकती है एवरी 5 ईयर। ये कब आया था? 2017 के अमेंडमेंट में से ये जोड़ा गया था कि हर 5 साल में हम इसे करेंगे। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट नंबर 5। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में गिविंग 3 मंथ नोटिस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 3 मंथ का नोटिस दे सकती है इसको अप्लाई करवाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया वेज
कहाँ पे एप्लीकेबल है, जिनकी सैलरी 24,000 रुपये पर मंथ है ना। और ये भी मैंने आपको बताया कि किसने इसको किया था, नेशनल सैंपल सर्वे। ये पहला पॉइंट मैंने आपका सेक्शन 1 कंप्लीट करवा दिया है। जरूरी नहीं है कि मैं बेयर आपकी एक एक लाइन इंग्लिश में पढ़ूँ फिर हिंदी में बताऊँ। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी इतने ईजी वे में कि आपको समझ में आ जाए और कोई इशू भी ना हो। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या आता है? सेक्शन 2 में आती है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो तरीके से होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इससे पढ़ने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे मत पढ़ना। पर ये तो सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये डाउट ना हो कि कहीं हमारे सेक्शन गलत तो नहीं हो रहे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन इन रिलेशन टू रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, माइन एंड ऑयल फील्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन रिलेशन टू अदर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो नया बच्चा होगा उसे बेरक पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में करते हैं कन्वर्ट। ये क्या कह रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ लिख सकते हैं। गवर्नमेंट क्या होती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखो ऐसे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ पे लिखो CG सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखो SG स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? गायब हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? रेलवे, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, माइंस और ऑयल फील्ड। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में याद कर लो रामू। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है? ऑल अदर केस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आएगा? रामू। रामू का मीनिंग क्या है? रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हम आगे देखते हैं। अब आते हैं वेजेस। वेजेस क्या होती है? वेजेस क्या होती है? वेजेस मीन ऑल रेम्युनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेस, ना, अलाउंसेस expressed in term of money or capable of being so expressed which would be if term of the employment expressed or implied were fulfilled। भाई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, चलो मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ वेजेज में क्या होता है। इससे समझाऊंगी तो आपका सिर चक्कर जाएगा। चलो समझाती हूँ वेजेज में क्या होता है। चलो यहाँ लिखते हैं वेजेज। वेजेज में क्या आता है, क्या आता है, और यहाँ पे लिखेंगे नॉट इंक्लूड। ठीक है, वेजेज में क्या आता है? इंक्लूड में क्या आता है? अवार्ड और सेटलमेंट। ठीक है, ये हो गया इंक्लूड। एनी रिम्युनरेशन इन रिस्पेक्ट टू ओवर टाइम वर्क, ओवर टाइम वर्क भी आ जाता है। ठीक है, एडिशनल रिम्युनरेशन भी आ जाता है इन टर्म ऑफ वेदर कॉल्ड बोनस और एनी अदर। ठीक है, इंक्लूड बता रही हूँ मैं अभी आपको। और क्या क्या आता है? ए सम विच वाज टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सन, अगर किसी पर्सन को टर्मिनेट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी अमाउंट आएगा। ठीक है, बट डज नॉट प्रोवाइड टाइम विद इन द पेमेंट ऑफ मेड टूडे, ये नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो मैंने बताया कि क्या क्या आएगा। अब हम बताते हैं डज नॉट इंक्लूड। इसका मैं भी आपको केस स्टडी बताऊँ क्या क्या नहीं आता इसमें। एनी बोनस, ऊपर था ओवर टाइम वर्क, है ना, ये था। अब लिखा है एनी बोनस, स्कीम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट शेयरिंग में से बांटा जा रहा है ना, वो वाला बोनस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, हाउस अकोमोडेशन की भी नहीं आएगी। लाइट के पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं आएगा। वाटर का मिल रहा है कुछ नहीं आएगा। मेडिकल मिल रहा है वो भी नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन जा रहा है, अब देखो कंट्रीब्यूशन जा रहा है एम्प्लॉय का PF और पेंशन में, वो भी नहीं आएगा। कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी नहीं आएगा। ट्रैवलिंग कंसेशन मिल रहा है वो भी नहीं आएगा। और कोई स्पेशल एक्सपेंस मिल रहा है, ठीक है, वो भी नहीं आएगा। ग्रेच्युटी मिल रही है टर्मिनेशन पे, वो भी इंक्लूड नहीं होगी। तो ऐसे आपको ये बेरक के थ्रू मैं करवा रही हूँ, अगर अच्छा लगे उसको शेयर कर दो। अब देखो, अब मैं आपको ना एक केस लो बताती हूँ, बड़ा मजेदार केस लो है। एक केस था बिरला कोटल मीन्स वर्सेस वर्कमैन। क्या था? बिरला, बी फॉर बिरला, बिरला कॉटन मिल्स, बिरला कॉटन मिल्स वर्सेस वर्कमैन। लिख लो बच्चों, नोट्स मत मांगना, नोट नहीं बनाए मैंने। अब इसमें केस में क्या बोला, अभी मैंने बताया था ना इंक्लूड में क्या होगा, मैंने बताया था कि ओवर टाइम इंक्लूड होगा। तो इस केस में क्या होता है, एम्प्लॉयर बोलता है ओवर टाइम वेजेस अलग है, वो तो एक्ट में आएगा ही नहीं, एम्प्लॉयर ने ये बोला। तो कोर्ट कहता है ओवर टाइम
और कुछ अलाउंसेस भी वेजेस के अंडर आते हैं। ठीक है, ये किस केस में कहा गया था? बिरला कोटल बेल्स एंड वर्कमैन में कहा गया था कि ओवर टाइम भी वेजेस में इंक्लूड होता है, लेकिन एम्प्लॉयर मना कर रहा था तो कोर्ट ने कहा कि इंक्लूड होता है। मतलब क्या मैसेज जाता है? एम्प्लॉयर छुप नहीं सकता, जो पैसा देना है ना, ड्यू है, वो वेजेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक केस लो बताया। ठीक है, अब फिर आपको मैं बताऊंगी डिडक्शन वाले में केस लो। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में हमारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई पेमेंट देने की? ये तो आपको पता होगा ना। अब ये देखो किसकी होती है? बताओ बताओ, अगर किसी को पता है तो आप मुझे बताओ। देखो, हर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है वेजेस पे करने का। ठीक है, फैक्ट्री में कौन करेगा? ये देखो, फैक्ट्री में फैक्ट्री में कौन करेगा? मैनेजर। ठीक है, हर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है, फैक्ट्री में मैनेजर करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के केस में कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा। और अदर कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, सुपरवाइज कर रहा है, वो करेगा। रेलवे में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अपॉइंट किया गया पर्सन वो करेगा, कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट के लिए। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या मेंशन किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर का मैंने बता दिया, कॉन्ट्रैक्टर है तो पर्सन डेजिग्नेटेड सच कॉन्ट्रैक्टर वो करेगा। कोई अदर केस है तो जो भी एम्प्लॉयर उसे अपॉइंट कर रहा है, जब जिस पर्सन का नाम है नॉमिनेट किया गया है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, सेक्शन 3 समझ में आ गया? इजी था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, अब एक चीज बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्टर वाले केस में अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने मजदूर का पैसा नहीं दिया, तो मजदूर क्या कर सकता है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अगेंस्ट भी क्लेम कर सकता है। ये चीज याद रखना। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 4, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। वेज पीरियड का फिक्सेशन क्या है? ठीक है, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। जब मैं ये एक्ट खत्म करूंगी तो मैं ना आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन एक बार रिकॉल करा दूंगी मुझे, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको हिस्ट्री का थोड़ा जो पोर्शन रह गया होगा वो भी कवर हो जाएगा। वैसे रहा तो कुछ नहीं है, मैंने करवा दिया। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड कौन फिक्स करता है? ठीक है, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3 शैल फिक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट टू नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ। इसमें ये कह रहा है एम्प्लॉयर को वेज पीरियड फिक्स करना होता है और 1 मंथ से ज्यादा का पीरियड अलाउ नहीं होता। मतलब सैलरी मंथली मिल सकती है, देखो, ठीक है, मंथली मिल सकती है, फोर्टनाइटली मिल सकती है, या वीकली मिल सकती है, और लेकिन ये पीरियड 1 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा। समझ में आ गया? टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस देखते हैं सेक्शन 5 में क्या कहता है कि किस इंडस्ट्री में कैसे पेमेंट की जाती है। अगर कोई रेलवे है, फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें लेस देन 1000 एम्प्लॉय हैं, देखो लेस देन 1000 है, ठीक है, तो कितने में करेंगे पेमेंट? 7 दिन के अंदर। और अगर 1000 से ज्यादा है, ठीक है, 1000 से ज्यादा है तो 10 दिन के अंदर। और अगर देखो कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट हो गया तो 2 वर्किंग डेज, WD वर्किंग डेज। ठीक है, अब मैं इसका केस लो बताती हूँ आपको। ये केस लो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ मैं, उस टाइम पे हुआ था ये, मुझे अच्छे से याद है। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ। इस केस लो का नाम है अलाइंग लिख दिया मैंने, अलाइंग कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अलाइंग कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस लो में क्या कहा था? इस केस लो में कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉय को टाइमली वेज देगा, वरना एम्प्लॉय का तो सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। कैसे सरवाइव करेगा एम्प्लॉय? बताओ आप खुद ही। आपको याद होगा जब कोविड आया था, बहुत सारे एम्प्लॉयज को 15 दिन की सैलरी मिल रही थी, हालांकि 1 मंथ की नहीं मिल रही थी, 15 दिन की तो मिल रही थी। तो ये वही केस लो तो है कि लॉकडाउन में जब फैक्ट्री बंद हुई थी, एम्प्लॉय को टाइमली वेजेस के लिए, ठीक है, कोर्ट अप्रोच किया था, और कोर्ट ने भी कहा था कि पेमेंट ऑफ वेजेस के अंडर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि सैलरी दे।
तो सब एम्प्लॉयर ने 15-15 दिन की सैलरी दी थी घर बैठे की, ठीक है, लॉकडाउन में। चलो अब हम देखते हैं हमारा, अब देखो मैंने आपके से सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। रेलवे वाला क्लियर कर दिया है, फैक्ट्री वाला क्लियर कर दिया है, ठीक है। और ये मैंने बताया था, हाँ एक पॉइंट ये देख लो, अगर कोई डॉक जेटी माइन में है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट कब होगी, एक्सपायरी ऑफ द 7 डे, ठीक है, 7 डे में हो जाएगी। और अगर कोई पर्सन टर्मिनेट हुआ है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर डेथ हो जाती, डेथ का केस भी देख लो, अगर कोई डेथ हो गई किसी एम्प्लॉय की तो उसकी पेमेंट बची है तो वो विद इन 2 मंथ में हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट देखो, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, मेरा का पढ़ना, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगी। चलो, और ये कह रहा है कि अगर कोई डेली रेटेड वर्कर है ना, मतलब दिहाड़ी पे काम करता है, तो कंसल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके आप उसकी पेमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि डेली देनी है या कैसे देनी है, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 में जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी 2017 में, ये याद रखना, ठीक है। कब हुई थी बच्चों, 2017 में। सेक्शन 6 क्या कहता है, वेज टू बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट्स और बाय चेक, क्रेडिट इन बैंक अकाउंट। क्या कहता है सेक्शन 6, जो हमारी वेजेज है ना वो कैश में होगी, करंट कॉइन में होगी, करेंसी नोट में होगी, चेक में होगी और क्रेडिट में होगी बैंक के एम्प्लॉय के अकाउंट में, वो एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में, ठीक है। और सेक्शन 6 समझ में आ गया, इजीली है। चलो अब देखते हैं सेक्शन 7, डिडक्शन अलाउड विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस। कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड होती हैं, देखो आपका अगर इसे पढ़ने बैठोगे तो देखो बहुत टफ लगेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो डिडक्शन अलाउ, कौन सी डिडक्शन अलाउ है, जो सिर्फ ऑथराइज डिडक्शन है। और ऑथराइज डिडक्शन में क्या क्या आता है, ऑथराइज डिडक्शन में आता है आपका फाइन आता है, ठीक है, अब्सेंस अगर ड्यूटी से अब्सेंस हो वो आता है, ठीक है, ठीक है। और अगर आपने डैमेज और लॉस किया वो आता है, हाउस अकोमोडेशन आता है, एडवांस और लोन रिकवरी आती है, पीएफ और LIC का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इसमें एम्प्लॉय का ऑथराइजेशन चाहिए होता है, इनकम टैक्स, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। अब इसमें क्या नहीं आता, ठीक है, क्या नहीं आता वो देखें, इसमें नहीं आता आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन नहीं आता, ठीक है। ये देखो इंक्रीमेंट और प्रमोशन नहीं का अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकते आप, एक इंक्रीमेंट और प्रमोशन के नाम पे एक ये डिडक्शन ये नहीं होगा, ठीक है। सस्पेंशन का अमाउंट नहीं आता, लोअर पोस्ट टाइम स्केल का नहीं आता ये, और ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखते हैं हमारा ये वाला तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, 7 का 2 वाला पार्ट ये वाला से, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, deduction from the wages of an employed person shall be only in accordance with the provision and the following kind namely। अब ये कह रहा है कि कौन कौन से परमिशेबल हैं, फाइन ये मैंने भी आपको बताया, absence from ड्यूटी, लॉस ऑफ गुड, 7 का 2 तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया ना, हाउस अकोमोडेशन ये सारा मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। चलो तो ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, अब ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा, ये मैंने आपको बता दिया ये सारा डिडक्शन। देखो अब इसे पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये देखो ये कितने सारे डिडक्शन दे रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर 8 पर। सेक्शन नंबर 8 से मैं आपको कल कराऊंगी क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।